इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 12th का एक और न्यू चैप्टर जो कि जेनेटिक्स का हम पार्ट 2 कह सकते हैं और वो हमारा 6th चैप्टर है जिसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शेडिंग का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है ना, कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसपोर्ट होता है या पहुंचता है तब हम इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का सीधा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, यानी कि वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है जो कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर उसको अगले जनरेशन तक लेकर जा रहा है ना। तो यहाँ पर जानेंगे हम कि इनहेरिटेंस के लिए यानी कि कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन है। क्लियर? तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं जी, उसे कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जैसे किसी भी सेल के अंदर, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, हर किसी के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे आखिर जेनेटिक मटेरियल है कौन। क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ कैरेक्टर फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो सारी चीज़ों को फॉलो करता है तब वह जेनेटिक मटेरियल है, अदरवाइज वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने होते हैं एक जेनेटिक मटेरियल को होने के लिए, और कौन सी चीज़ है हमारे, कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे सेल के अंदर जो ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और वो जेनेटिक मटेरियल है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या ज़रूरी है जी, तो हम यहाँ पे जैसे ये करें कि व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल हम उसे कहेंगे जो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा हम इसके क्राइटेरिया को समझते हैं। सबसे पहले इट मस्ट having ability of replication। ठीक है, मतलब इसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपना कॉपी खुद से बनाना। अगर वो अपना कॉपी यानी कि अपना जैसा चीज़ें खुद से बना पा रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रेप्लिकेशन कर रहा है। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्लियर हो रहा है, अपना कॉपी खुद बनाना। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या फुलफिल करना है, इट मस्ट हैविंग एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल म्यूटेशन विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा म्यूटेशन होना चाहिए जो अगले जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो जाए। अब म्यूटेशन का मतलब आपको पता ही है कि किसी जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग आने की वजह से अगर फिनोटाइप या कैरेक्टर बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए वो म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए कि बच्चे में अगर म्यूटेशन हो गया, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में म्यूटेशन हो गया, तो और आगे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उसके अगले जनरेशन तक भी वो म्यूटेशन जाए, उसके अगले जनरेशन तक भी जाए, उसके अगले मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। तब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है ना। तो स्टेबल म्यूटेशन विच कैन बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, वैसे म्यूटेशन होने चाहिए। जैसे आप सोचो कि जिस टाइम अर्थ बनकर फॉर्म्ड हुआ था तो उस टाइम सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ होगा, क्या वो डायरेक्ट ह्यूमन के फॉर्म में हो गया होगा? नहीं, उसमें म्यूटेशन आते गए, उसमें चेंजिंग आते गए, बदलाव आते गए, और नाउ अ डे आज मोस्ट एडवांस्ड एनिमल
ह्यूमन का फॉर्मेशन हो चुका है, ऐसा ही हुआ ना। तो उसमें उस टाइप के म्यूटेशन होते गए जो स्टेबल था, यानी कि अगले जनरेशन में आया। नाउ-अ-डे अगर किसी ह्यूमन के अंदर ही म्यूटेशन आता है, धीरे धीरे आता है, तो वो म्यूटेशन बढ़ सकता है। जैसे आज के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो फिजिकली वीक हैं बट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक चेंजिंग है, ये भी एक बदलाव है। यहाँ पर इसी तरीके से देखना है कि जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन आए और वो अगले जनरेशन तक ट्रांसफर भी हो जाए, तब हम उसे कहेंगे कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर इस मॉलिक्यूल में कोई इन्फॉर्मेशन है और वो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर पा रहा है, किसके द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा वो अगर एक्सप्रेस कर पा रहा है, तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे कह सकते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इफ इट कंटेन इंफॉर्मेशन देन इट शुड बी expressed by transcription and translation, है ना। यानी कि इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन है तब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के द्वारा एक्सप्रेस करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जीन में कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि पी प्लांट में, तो पी प्लांट में जीन ये डिसाइड करता है कि प्लांट के हाइट को लंबा होना चाहिए या डॉफ होना चाहिए। तो ऐसा डिसाइड करने के लिए जीन क्या करता है? जीन एक्सप्रेस करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेस कैसे करता है? सबसे पहले वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिससे जीन मैसेंजर आरएनए बनाता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होता है, जिससे प्रोटीन बनते हैं और उस प्रोटीन के इफेक्ट से कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे एक्सप्रेस करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने की ज़रूरत है? सबसे पहला, इसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी हो, यानी कि ये जैसा है वैसा कॉपी बना सके, अपने जैसा नया कॉपी बना सके। दूसरा, इसमें स्टेबल म्यूटेशन होने चाहिए, ऐसे चेंजिंग आने चाहिए जो अगले जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो जाए। और तीसरा, इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट दिखना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा, है ना। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया को आप देखते हैं कि फुलफिल हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जो फुलफिल कर रहा है वो मॉलिक्यूल कौन है? वो मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? वो मॉलिक्यूल कौन है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने की एबिलिटी है। इस वजह से न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है? सबसे पहले जो है वो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, है ना। तो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन पसेल। तो सबसे पहले पसेल में फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको डिस्कवर्ड किया था और इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा था, इसका नाम क्या रखा था? एंड नेम्ड एज न्यूक्लिन। इसका नाम क्या रख दिया था जी? न्यूक्लिन रख दिया था। क्लियर हो रहा है? तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसमें? पस सेल में। और इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन। तो फिर न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमैन, है ना। न्यूक्लिक एसिड जो नाम है वो किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। हो रही है सारी चीज़ें क्लियर आपको? चलिए अब देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है, ये तो देख लिया आपने कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है ना। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है वो बना हुआ किस चीज़ से है, इसको समझना है। ऐसे कॉमनली आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसा ही होता है ना, यही दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जी। तो इसको क्या कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसा ही है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम जानते हैं इसके बाद कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ों से बन के फॉर्म्ड हुआ है, इसका निर्माण किस चीज़ से हुआ है, इसे हमें समझना है। देखिए, तो न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण 3 तरह के मॉलिक्यूल से होता है। कितने तरह के मॉलिक्यूल, 3 तरह के, और वो मॉलिक्यूल कौन कौन है इसको समझना है। चाहे वो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो या आरएनए हो, ये 3 तरह के मॉलिक्यूल उसको चाहिए ही चाहिए बनने के लिए। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, राइबोज शुगर, या इसको और क्या कह सकते हैं, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। क्लियर। तो न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए, पहला चीज चाहिए राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए नाइट्रोजेनस बेस, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर जो है वो बेसिक है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजेनस बेस, है ना। तीसरी चीज़ें क्या चाहिए, तीसरी चीज़ें हैं वो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में है, इस न्यूक्लिक एसिड को बनने के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए, राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर, नाइट्रोजेनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले हम ये तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट नंबर पे लें तो हमारा क्या है, राइबोज शुगर, या फिर इसे हम और क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं पेंटोज शुगर, ऐसा ही है ना। तो राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर, इसको देखिए, पेंटोज शुगर मतलब समझ रहे हैं ना, कितने कार्बन होंगे, 5। तो इस तरह से ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया ना। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ, सॉरी यहाँ कार्बन नहीं होगा, क्या होगा जी, ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है, यहाँ कार्बन होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का है। अगर हम डीएनए के केस में लें, किसमें, डीएनए के केस में, तो ये होगा क्या चीज़ हमारा, C5H10O4। यहाँ डीएनए में एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, लेकिन आरएनए के केस में अगर हम इसका फॉर्मूला लें तो ये क्या होगा, C5H10O5, ठीक है। मतलब आरएनए के केस में ऑक्सीजन की कोई डिफिशियंसी नहीं होती, लेकिन डीएनए के केस में ऑक्सीजन का जो एटम है वो कम होता है, एक, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, यहाँ पर समझिए किस तरीके से ये है, ये यहाँ H है, OH है, यहाँ भी H है, OH है, यहाँ भी H है, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ भी H है और OH है, ठीक है। अगर हम काउंट करते हैं, देखते हैं कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, है ना। हाइड्रोजन का नंबर 10 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें क्या है, C5H10O5। तो इस तरह का जो राइबोज शुगर होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में, चूँकि यहाँ पर क्या है, C5H10O5, ऑक्सीजन की कोई डिफिशियंसी नहीं है। बट अगर डीएनए के केस में हम लेते हैं तो इधर हम ये इंडिकेट कर देते हैं,
आरएनए के केस में, है ना। तो ये डीएनए के केस में आरएनए के केस में यहाँ एक कम कर दिया, तो ये हो गया डीएनए के केस में, ठीक है। अब अगर डीएनए के केस में हम देखें तो क्या दिखेगा हमें, सेम स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा ना, एक कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, 5 कार्बन हो गया ना। चलिए इसको थोड़ा इस तरीके से देख लेते हैं। ये हो गए 5 कार्बन, काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5, ऐसा ही होगा ना। यहाँ H OH OH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी H, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ क्या होगा H, यहाँ CH2 OH, है ना। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप काउंट करोगे तो हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप ना होकर के सिर्फ क्या रहता है H। ऐसा किस में होता है, डीएनए के केस में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। डीएनए के केस में जो राइबोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, डिफिशियंसी है, बट आरएनए में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं है। पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर में जितना होना चाहिए उतना है। तो डीएनए नाम भी इसी के बेस पे पड़ा है। डी का मतलब लेस, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और न्यूक्लिक एसिड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो कम है। अब देखिए ऐसा होने से क्या होगा, इसको समझना है। यहाँ पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप यूज में आ जाता है, ये भी यूज में आ जाता है, आपको बता देंगे हम आगे, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड बना देता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड बना देता है, दोनों ही केसेस में। लेकिन जो फ्री फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें कितना है 2 है और इसमें कितना है 1 है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दोनों में डीएनए या आरएनए दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो, तभी स्टेबल होगा ना। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो रिएक्टिव अगर फंक्शनल ग्रुप है भाई, तब तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें कम फंक्शनल ग्रुप है वो कम रिएक्टिव होगा। तो आरएनए के केसेस में क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव, है ना। क्या होगा, मोर रिएक्टिव। क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि इसके पास डीएनए के कंपेयर में फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है। डीएनए क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप कम है ना। इसके बाद अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, रिएक्टिव की बात को तो आपने देख लिया, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आरएनए क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, है ना। चूँकि स्टेबल मतलब स्थिर रहना यार, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि आरएनए मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल होता है और डीएनए लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल होता है। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड को बनने के लिए जो पहला मॉलिक्यूल चाहिए वह है राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर, जिसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, सेकेंड जो मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजीनस बेस, है ना। क्या है, नाइट्रोजीनस बेस। अब ध्यान दीजिए, ये जो नाइट्रोजीनस बेस है ये 2 तरह का है। कितने तरह का है, 2 तरह का। कौन कौन है इसको भी समझना है। ये देखिए इस तरीके से नाइट्रोजीनस बेस में जो पहला नाइट्रोजीनस बेस है, एक टाइप जो है इसका है प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, पायरीमिडिन्स। फर्स्ट टाइप हो गया प्यूरिन्स और सेकेंड टाइप हो गया पायरीमिडिन्स, देख लिया आपने। अब प्यूरिन्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है एडेनाइन और गुआनाइन, ठीक है। तो प्यूरिन्स कितने टाइप के हो गए, 2 तरह के, एडेनाइन और गुआनाइन। इसको इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से कैपिटल ए से, और इसको इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल जी से, ठीक है। पायरीमिडिन्स के केसेस में क्या होगा, पायरीमिडिन्स 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट क्या होता है, साइटोसाइन, ठीक है, थायमिन
और यूरेसिल। ठीक है, तो साइटोसाइन को इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल सी से, थायमिन को इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल टी से, और यूरेसिल को इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल यू से। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा वो हमारा राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर है। आपने उसको देख लिया कि डीएनए में कैसा होगा, आरएनए में कैसा होगा। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, और ये कैसा है, प्यूरिन्स के फॉर्म में है और पायरिमिडिन्स के फॉर्म में है। प्यूरिन्स के फॉर्म में कौन कौन है, एडिनाइन है और गुआनाइन है। एडिनाइन को कैपिटल ए से इंडिकेट कर सकते हैं, गुआनाइन को कैपिटल जी से इंडिकेट कर सकते हैं। पायरिमिडिन्स की केसेस में साइटोसाइन है, थायमिन है और यूरेसिल है। साइटोसाइन को कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे, थायमिन को कैपिटल टी से और यूरेसिल को कैपिटल सी से। दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए। अब एक तरह का मॉलिक्यूल और है जो इन्वॉल्व है या पार्टिसिपेंट्स है किसको बनाने में, न्यूक्लिक एसिड को बनाने में। ठीक है, और वो थर्ड जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है, इसको समझना है। ये जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किस तरीके से होगा, P होगा, O इस तरीके से, OH, यहाँ पे भी OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अगर हम सब काउंट करें इसमें तो हमें मिलेगा H3 हो गया, P एक है फॉस्फोरस, O4 1 2 3 4, तो ये हो गया H3PO4। अब देखिए हमें बनाना क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन होते हैं आपको पता है, DNA और RNA, ऐसा ही होता है ना। तो ये तीन मॉलिक्यूल तो बन गए, लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूल मिलकर कैसे न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, कैसे डीएनए बनाएंगे, इसको समझना जरूरी है ना। तो देखिए डीएनए या आरएनए को कह सकते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए या आरएनए या जो जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। इसका मतलब क्या है, पॉली का मतलब बहुत सारा और न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ये बना होता है डीएनए या आरएनए। तो हमें तो मिला यार राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि डीएनए बना हुआ है किससे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड भी कोई चीज़ है जो डीएनए या आरएनए को बनाने में हिस्सा लेता है ना। तो अब हम समझते हैं इसके बाद कि न्यूक्लियोटाइड क्या है आखिर। इसी वजह से हम डीएनए या आरएनए को कह रहे हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। तीन चीज़ तो मिल गया है इसको बनने के लिए जो हम जान रहे थे पहले से। अब चौथा चीज़ आ गया न्यूक्लियोटाइड, देखते हैं उसको भी कि ये क्या है और किस तरीके से वो डीएनए या आरएनए को बनाता है। ध्यान दीजिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है बनेगा किससे, क्योंकि यही न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डीएनए आरएनए बनाएगा, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारा है वो पेंटोज शुगर या जिसको राइबोज शुगर आप कह रहे हो ना, इसके जुड़ने से बनेगा। और इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा और क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। सही में आ रहा है। तो जब ये तीनों चीज़ एक साथ जुड़ जाते हैं, कौन कौन, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये इसके जुड़ने से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक और टर्म आता है जो हमें जानना जरूरी है और वो है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में होता है पेंटोज या राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस।
अगर ये दोनों सिर्फ साथ में हैं तब हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, और अगर तीनों साथ में हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद ही हम देख पाएंगे कि डीएनए कैसे बन रहा है। क्लियर है? तो देखते हैं पहले न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है तीनों को जुड़ने से। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर पेंटोज शुगर को। पहले देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया पेंटोज शुगर को। ठीक है, यहाँ पर OH, ये H, ये H, OH, H, OH, और क्या है H, CH2OH, ऐसा ही होगा ना, CH2OH लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। अब अगर डीएनए है तो यहाँ पर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, और आरएनए है तो ऑक्सीजन को रहने देंगे। पेंटोज शुगर बन गए। अब इसके साथ जोड़ना है किसको, नाइट्रोजिनस बेस को, है ना। तो इसके साथ जोड़ना है हमें किसको, नाइट्रोजिनस बेस को। तो नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमिन, यूरेसिल, ये हो सकते हैं ना, यही सब होते हैं नाइट्रोजिनस बेस भी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन हो गए। तो फर्स्ट कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई एक नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है। वो या तो एडिनाइन हो सकता है, या गुआनाइन हो सकता है, या साइटोसाइन हो सकता है, या थाइमिन हो सकता है, या यूरेसिल हो सकता है। ये 5 में से कोई एक नाइट्रोजिनस बेस इसके साथ जुड़ेगा। सब एक साथ नहीं जुड़ेगा, कोई एक जुड़ेगा। क्लियर है? और इसके जुड़ने के लिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पेंटोज शुगर के साथ सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस जुड़ रहा है, तो वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ रहा है, वो फर्स्ट कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है ना। और जो बॉन्ड बन रहा है इसको जुड़ने के लिए, वो क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और तीसरे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखने हैं कि कोई एक ही नाइट्रोजिनस बेस उसके साथ जुड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल तो जुड़ गया, अब ये 2 जुड़ गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड को भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या था, H3PO4, ऐसा ही था ना, क्या था, H3PO4, ऐसा ही था। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच भी बॉन्ड बनता है, लेकिन बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, यहाँ H2O यानी कि वाटर एलिमिनेट्स होता है ना, एलिमिनेट्स H2O, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट्स होगा। और एलिमिनेट्स होने के साथ ही क्या होगा, यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप था, OH फंक्शनल ग्रुप, उसके और फॉस्फोरिक एसिड के बीच भी बॉन्ड बन जाता है। और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और ये तीनों को आपस में जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? और यही न्यूक्लियोटाइड जो है, यानी कि ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए का निर्माण होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं।